इंडक्टिव इफ़ेक्ट के बारे में अभी तक हमने बहुत कुछ पढ़ा। उसमें हमने ये समझा कि इंडक्टिव इफ़ेक्ट क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन-सा कंपाउंड या एलिमेंट प्लस आई लगाएगा या माइनस आई लगाएगा। हमने पूरे सीरीज़ में हमने इसको बड़ी डिटेल में स्टडी करी और अभी तक हम कंफर्टेबल होंगे किसी भी कंपाउंड को देख के ये बोलने में कि हाँ, ये बंदा प्लस आई लगाएगा, ये बंदा माइनस आई लगाएगा। इन सब चीज़ों के बारे में, इसके डेफिनिशंस वगैरह, ये सब चीज़ों के बारे में हम अभी तक कंफर्टेबल होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने शुरू किया था एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। देखो यार, अगर एप्लीकेशन की मैं बात करूँ ना, तो थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन दिखता रहेगा, मिलता रहेगा और हम हमेशा यूज करते रहेंगे इंडक्टिव इफेक्ट को। बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है इंडक्टिव इफेक्ट थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस वाले जो हम लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में मैंने बात करी थी और भी कुछ-कुछ चीज़ें बात करी थी ऑर्गेनिक जो बेसिक फंडामेंटल स्टैंडर्ड्स है उसके बारे में लास्ट के लेक्चर्स में। लास्ट के बेसिक रूप से पर्टिकुलरली लास्ट के लेक्चर में हमने ये बात करी थी एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वाले लेक्चर में हम डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे और कैसे इंडक्टिव इफेक्ट रिलेटेड है डाइपोल मोमेंट से, इसके बारे में बात करेंगे। राइट? सबसे पहले हम डाइपोल मोमेंट में डाइपोल को समझते हैं। तो डाइपोल क्या होता है? तो डाइपोल जो होता है ना यार, वो एक इक्वल चार्ज जो कि अपने नेचर में डिफरेंट हो। नेचर में डिफरेंट का मतलब है कि दोनों का जो चार्ज का नेचर है, मतलब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, वो एक डी डिस्टेंस पे रखे हों, तो इसको हम डाइपोल बोलते हैं। डाइपोल किसको बोलते हैं, एक बार रिपीट करता हूँ, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज हैविंग अपोजिट नेचर केप्ट एट अ डिस्टेंस डी, इसको हम डाइपोल बोल देते हैं। राइट? डाइपोल मोमेंट क्या होता है? तो डाइपोल मोमेंट जो होता है वो होता है म्यू। म्यू से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और ये होता है कि जो चार्ज का अमाउंट है, जो क्वांटिटी है, मल्टीप्लाइड बाई और मे बी क्रॉस इसको बोलते हैं डिस्टेंस डी। तो क्यू क्रॉस डी इज डाइपोल मोमेंट। राइट? ये बेसिक रूप से इसका फॉर्मूला है। अब हम क्या करते हैं, तो यार ये ठीक है, लेकिन इसका केमिस्ट्री से और इंडक्टिव इफेक्ट से कैसे रिलेवेंस है देखते हैं यार। मैं क्या करता हूँ, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जो कि बहुत बार हमने इस एग्जांपल को लिया है। वो एग्जांपल है कार्बन और क्लोरीन का एग्जांपल। थ्रू आउट सीरीज में हमने बहुत बार इसका यूज किया है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया और ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया। राइट? क्लोरीन बीइंग हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करेगा, ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको शिफ्ट करवा देगा अपनी तरफ, जिसके कारण से यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर एक डेल्टा निगेटिव और इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। इतना हम समझते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, अगर हमें थोड़ा भी मालूम है तो हम जानते हैं कि ऐसा कुछ क्रिएट होगा। राइट? और ठीक है, तो ये चार्ज जो है वो क्रिएट हो गया और ये दोनों चार्ज जो है ना अपोजिट नेचर के होंगे, लेकिन अमाउंट इसका सेम रहेगा। ये बात हमें समझ में आती है। जितना ये इधर जाएगा उतना ही ये यहाँ पे उतना ही इसको फील होगा, जितना इसको फील होगा अपोजिट नेचर में केवल फील हो रहा होगा। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, इसके सी के न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस के, उसका डिस्टेंस मान लेते हैं कि डी है। कुछ हो गया ना। अगर हम देखें तो जो डाइपोल है उसी को तो हम रेप्लिकेट कर रहे हैं यहाँ पे ऑर्गेनिक के अंदर। कोई भी ऐसा बंदा जो इसको रेप्लिकेट कर रहा है, इसको भी हम डाइपोल बोल ही सकते हैं। राइट? और अगर ये डाइपोल है तो इसमें भी मूवमेंट होगा और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ना यार। राइट? तो हमें समझ में आ रहा है कि ऑर्गेनिक से कैसे ये डाइपोल मूवमेंट लिंक्ड है। राइट? नाउ अब हम एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ और फिर हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें इंडक्टिव इफेक्ट का क्या रोल है। हमने ऑर्गेनिक का तो रोल देख लिया, इंडक्टिव इफेक्ट का भी रोल मोर और लेस देख लिया कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है एक डिस्टेंस डी पे, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट ही लग रहा है। लेकिन कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट किस तरीके से प्ले करेगा और हम कैसे इसको रिलेट करेंगे, क्या एप्लीकेशन है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। डिटेल में इसकी बात करते हैं। बेसिक रूप से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जो आई है ना यार, ये आई कहीं न कहीं कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे? क्लोरीन से। तो आई जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? लेट मी गिव सम नेम। इसको मैं 1 दे देता हूँ चार्ज और इसको मैं 2 दे देता हूँ, डेल्टा 2। ओके? अब ये बस नेमिंग कन्वेंशन अपने लिए कर रहे हैं ताकि हम समझना हमारा आसान हो जाए। तो जो डेल्टा 1 चार्ज है और डेल्टा 2 चार्ज है, उसमें कौन बड़ा होगा? जो डेल्टा 1 चार्ज है, डेल्टा 2 चार्ज है, उसमें कौन बड़ा होगा? ऑफ कोर्स जो 1 वाला है, क्योंकि क्लोरीन जो है वो आयोडीन से काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। राइट? जिसके कारण से क्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और जो जितना ज़्यादा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लिया ना, उसका चार्ज उतना ज़्यादा। यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसका शिफ्ट बहुत कम होगा। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो बहुत यहाँ पे कम हमें नज़र आएगा। तो बेसिक रूप से हम क्या देखेंगे ना, डेल्टा 1 जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है देन डेल्टा 2। ठीक है? और ये चार्ज जो है ना, क्योंकि डेल्टा के फॉर्मेट में है तो अमाउंट वाइज बहुत छोटा चार्ज होगा। 0.00000 लाइक दैट, 00001 लाइक दैट, ऐसे होगा कुछ वो। तो बहुत छोटा है, उसी छोटे में ये बड़ा है।
समझ रहे हो? ये भी छोटा है, ये भी छोटा है क्योंकि डेल्टा है, डेल्टा का मतलब ये होता है बहुत स्मॉल, लेकिन उसी में ये बड़ा है, ठीक है? तो हमें ये चीज़ समझ में आ गया कि यहाँ पे जो चार्ज है वो ज़्यादा है, यहाँ पे जो चार्ज है वो कम है। तो हम एक कंक्लूज़न ऐसे निकाल सकते हैं क्या यार, कि अगर ये चार्ज ज़्यादा हुआ, ठीक है? अगर जो चार्ज है वो चार्ज अगर ज़्यादा हुआ, अगर इसको हम ऑब्ज़र्व करें, कंक्लूज़न निकालने से पहले हम इसे ऑब्ज़र्व करते हैं कि इसमें अगर ये चार्ज ज़्यादा हुआ और डिस्टेंस मान लेते हैं कि सेम है, तो डाइपोल मोमेंट बढ़ जाएगा, ऑफ़ कोर्स बढ़ जाएगा। और अगर हम बोलते हैं कि चार्ज सेम है और डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, फिर भी डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा, राइट? हाँ, ऑफ़ कोर्स वहाँ भी डाइपोल मोमेंट बढ़ जाएगा, राइट? तो अ, अब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ठीक है, मतलब हम मोर और लेस बोलते हैं कि ठीक है, पहले चार्ज की बात करते हैं, फिर हम डिस्टेंस की बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो चार्ज है ना वो क्यों ज़्यादा है, और यहाँ पे अगर चार्ज ज़्यादा है तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि डाइपोल मोमेंट इसका ज़्यादा है। सबसे पहले ये ले लेते हैं अपन, यहाँ पे चार्ज ज़्यादा है तो डाइपोल मोमेंट इसका ज़्यादा है। अब बात है कि क्यों ज़्यादा है? रीज़न है कि ये हाइली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, ये भी बात सत्य है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि इस चीज़ को हम कैसे गवर्न करते हैं? इस चीज़ को हम गवर्न करते हैं माइनस आई इफ़ेक्ट से। तो जो बंदा जितना ज़्यादा अच्छा माइनस आई दिखाएगा, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इज़न्ट इट? राइट? इलेक्ट्रॉन जो माइनस आई ग्रुप होते हैं वो क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विथड्रॉ करता है, विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। तो जितना ज़्यादा अच्छा माइनस आई उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विथड्रॉ करेगा, उतना ज़्यादा यहाँ पे चार्ज डेवलप होके आएगा, राइट? और उतना ज़्यादा जब चार्ज यहाँ पे डेवलप होके आएगा, इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स व्हाट? कि ये चार्ज ज़्यादा, इट मीन्स कि उसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा। तो इन जनरल जो कोई भी कंपाउंड हमें या ऐसा कुछ दे तो हम क्या कर सकते हैं? डाइपोल मोमेंट किसी भी 2 कंपाउंड को कंपैरिज़न करते वक़्त हम माइनस आई इफ़ेक्ट को कंसीडर कर सकते हैं। डाइपोल मोमेंट के लिए किसी भी 2 कंपाउंड को कंपेयर करते वक़्त हम माइनस आई इफ़ेक्ट को कंपैरिज़न कर सकते हैं। माइनस आई के बेसिस पे हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो जिसका माइनस आई, जिस कंपाउंड का एलिमेंट का माइनस आई वो ज़्यादा लगाता हो, वो डाइपोल ज़्यादा अच्छा क्रिएट करेगा देन वो जो कम लगाता हो। एक हमें ये अंडरस्टैंडिंग हो गई है। लेकिन बात आती है कि क्या ये डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है? नहीं, डिस्टेंस का मतलब है। डिस्टेंस का भी मतलब है। हमें क्या करना है यहाँ पे, क्या करूँगा मैं कि इन जनरल जो है, हमें क्या करना है, बेसिक रूप से इन जनरल हम माइनस आई इफ़ेक्ट से बोल दिया करेंगे कि ठीक है, डाइपोल मोमेंट जो है उसका ज़्यादा होगा, जिसका बेसिक रूप से जो चार्ज है, जो माइनस आई इफ़ेक्ट है, वो ज़्यादा है। हम ऐसा बोल दिया करेंगे। हाँ, तो ये एग्ज़ाम्पल जैसा उसका हो गया, ये वाला जिसमें चार्ज ज़्यादा है तो ज़्यादा डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि हमने डिस्टेंस के बारे में बात भी नहीं करी। लेकिन एक क्वेश्चन है, एक एक्सेप्शन है, और मेबी हम बोल सकते हैं एक और एग्ज़ाम्पल है जो जेईई का बहुत फ़ेवरेट एग्ज़ाम्पल है और बहुत ही फ़ेमस है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करूँगा कि जो डाइपोल मोमेंट होता है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा होता है माइनस आई पे। अगर हमें डिस्टेंस के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है तो हम सीधे माइनस आई को कंसीडर करेंगे और उसके बेसिस पे उसको हम कंपेयर करना शुरू करेंगे। वी विल फॉरगेट अबाउट दिस डी, कंसीडरिंग कि डी जो है वो यहाँ पे हम मतलब यहाँ पे जो है वो नेग्लिजिबल होगा या कंसिडरेबल नहीं होगा। हम केवल माइनस आई के बारे में कंसीडर करेंगे यार, अगर हमें कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है क्वेश्चन में तो। लेकिन देयर इज अ बट हियर। एक क्वेश्चन ऐसा है जो जेई का फेवरेट क्वेश्चन है और जेई ने कई बार इस क्वेश्चन को पूछा है, और मेरा मानना है कि और भी कई बार इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा गोइंग फॉरवर्ड। वो क्वेश्चन क्या है वो देखने की कोशिश करते हैं। तो वो जो क्वेश्चन है वो CH3F, CH3Cl, CH3 ब्रोमीन एंड CH3 व्हाट? आयोडीन। ऑफ कोर्स यू गेस इट राइट। इसमें हमें कंपैरिजन करना है और मैं इसे 1 बोलूँगा, इसे 2 बोलूँगा, इसे 3 बोलूँगा और इसे 4 बोलूँगा। ऑफ़ कोर्स अगर हम देखें ये जो रूल अभी हमने बनाया और बोला कि ऑलमोस्ट जब कुछ इन्फॉर्मेशन ना दी गई हो, तो ये रूल आँख बंद करके अप्लाई करो। इस रूल को अप्लाई करेंगे तो हम बोलेंगे कि यार F जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज़ में सबसे ज़्यादा अच्छा है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट यहाँ पे क्रिएट होगा F के कारण, जो चार्ज बेसिक रूप से क्रिएट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, जिसके कारण से हम बोल देंगे कि डाइपोल जो है वो अच्छा हुआ है। सिमिलरली उसका जब हम CH3Cl की बात करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा ब्रोमीन से, और ब्रोमीन वाला जो है वो ज़्यादा हो जाएगा आयोडीन से, एज़ सिंपल एज़ दैट, राइट? नाउ मतलब ये एक जनरल सेंस जो अभी तक हमने बातें करी उसमें। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना यार, यहाँ पे जेईई चाह रहा है कि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, हमारे पास ये नॉलेज होनी चाहिए कि जो डाइपोल मोमेंट है उसमें ये डी भी आता है। और तो फिर आप बोलोगे यार हमें हमें कैसे पता चलेगा कि कब जेईई चाह रहा है और कब जेईई नहीं चाह रहा है? देखो यार, होता ऐसा है ना कि अगर हमें इन जनरल किसी ऑर्गेनिक चीज़ों के बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पूछ लिया जाए, तो फिर हम इंटेंशनली समझते हैं कि ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस के बारे में हमें कुछ ज़्यादा आइडिया
कुछ बहुत ज़्यादा आइडिया जो है वो नहीं लगाना है, हमें सिंपल माइनस आई इफ़ेक्ट से आंसर करना है। लेकिन इंटेंशनली ये वाला क्वेश्चन, तो आप बोलोगे यार ये क्वेश्चन अगर जब पहली बार पूछा गया होगा तब तो सब गलती करके आए होंगे, गलत करके आएँगे। ऑफ कोर्स जब अगर ये चीज़ मैं अगर नहीं बताता हूँ आपको और आप कहीं और से नहीं पढ़ते हो तो ऑफ कोर्स आपको नहीं मालूम होगा कि ये जो आंसर है वो गलत है। तो आंसर सही क्या है और क्यों है ये बताओ, ठीक है। क्यों है उसका मतलब तो हमें समझ में आ रहा है कि डी का कुछ ना कुछ पंगा रहा होगा, ठीक है, वही डी का ही पंगा है। मैं क्या करता हूँ ना, मैं एक स्ट्रक्चर बनाना शुरू करता हूँ। ये हमारा CH3 का स्ट्रक्चर है और ये हमारा F का स्ट्रक्चर है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो D है। मान लिया ये हमारा अगेन CH3 का स्ट्रक्चर सब में सेम ही रहेगा ना यार? हाँ, ठीक है, CH3 का स्ट्रक्चर सब में सेम रहेगा और ये जो है ना हमारा क्लोरीन है, ठीक है? और इसका जो डिस्टेंस है वो कुछ इससे ज़्यादा हो जाएगा तो हम बोल देते हैं D1 हो गया। इसका जो डिस्टेंस होगा ना और थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ये थोड़ा और बड़ा होगा, ये D2 हो गया, ठीक है? और इसका जो होगा ना ये थोड़ा और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ये Br से भी बड़ा होगा, ये D3 हो गया, राइट? अब जो यहाँ पे है, यहाँ पे जो चार्ज डेवलप हुआ है वो ऑब्वियस सी बात है कि डेल्टा, डेल्टा, डेल्टा और डेल्टा का जो वैल्यू है वो ऑफ कोर्स इसका सबसे ज़्यादा हो रहा होगा और बाकी लोगों में जो डेल्टा का वैल्यू है वो कम रह रहा होगा। नाउ जो डिस्टेंस है ना, यहाँ पे जो डिस्टेंस है D और यहाँ पे जो चार्ज है मान लेते हैं ये Q है, ये Q डेल्टा है, ये डेल्टा 1 है, डेल्टा 2 है, डेल्टा 3 है। अब इसका और इसका जो मल्टीप्लिकेशन है मतलब डेल्टा मल्टीप्लाइड बाई क्रॉस D और डेल्टा 1 क्रॉस D1, डेल्टा 2 क्रॉस D2 और डेल्टा 3 क्रॉस D3, राइट? D3 क्रॉस डेल्टा 3 हमें पहले रखना चाहिए इसको, डेल्टा 3 क्रॉस ऐसे लिखना चाहिए मेरे को कि डेल्टा 3 क्रॉस, इसको काट देते हैं अपन, हाँ, डेल्टा 3 क्रॉस D3। नाउ अब क्या होता है कि ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है ना वो ज़्यादा आ जाता है इसके कंपैरिजन में। तो आप बोलोगे यार D का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे D बड़ा है तो D का वैल्यू बड़ा है तो ज़्यादा आ जाता है। अब बोलोगे यार यहाँ भी तो D बहुत बड़ा है, D जो D1 है उससे D2 तो बहुत बड़ा होगा और उससे भी बड़ा होगा D3, तो D3 क्यों नहीं पहले आ गया? ओके, गुड क्वेश्चन। नाउ अगर मैं ऐसा बोलूँ, ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल ले लेता हूँ कि ठीक है 0.2 मल्टीप्लाइड बाई लेट अस सपोज 10, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ 0.02 मल्टीप्लाइड बाई मे बी 1000, ठीक है, जो कि हम क्लोरीन का साइज ले रहे हैं 1000 और चार्ज ले रहे हैं इतना। तीसरा मैं ले लेता हूँ, लेट मी चेंज द कलर, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 0.002 और मे बी 0002 मल्टीप्लाइड बाई 10,000, राइट, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और एक और जीरो रख देते हैं अपन क्योंकि चार्ज बहुत सिग्निफिकेंटली स्मॉल हो जाएगा। इन तीनों में ही कंपेयर करते हैं ना यार, आई का अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये जो है ना वो 2 दे देगा और ये जो है ना वो 20 देगा, राइट। और ये जो है ना अगर देखो तो 1 2 3 1 2 3 4 4 मे बी एक और जीरो दे दो, रीजन बीइंग कि बहुत ये सिग्निफिकेंटली स्मॉल है, तो ये हो जाएगा 0.2। तो हम क्या देख रहे हैं कि केवल इसके बड़ा होने से नहीं होने वाला है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि केवल D बहुत बड़ा हो जाने से कुछ नहीं होने वाला है। मल्टीप्लिकेशन में दोनों नंबर को बड़ा होना पड़ता है, तभी जाके जो वैल्यू है वो बड़ा आता है। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर दोनों नंबर जब तक एक सिग्निफिकेंटली बड़े नहीं होंगे ना, एक नंबर अगर इतना छोटा हो गया और एक नंबर जो है वो एक्सट्रीमली लार्ज है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में बेसिक रूप से दोनों नंबर को अच्छा होना पड़ता है, तभी जाके जो प्रोडक्ट है वो अच्छा आता है। क्लोरीन के केस में दोनों नंबर अच्छे हैं। दोनों जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली ऐसा नहीं है कि चार्ज जो है वो बहुत बेकार है, डिस्टेंस जो है वो ठीक-ठाक है। इस केस में चार्ज बहुत ज़्यादा हो गया, डिस्टेंस जो है वो छोटा है। राइट, तो इस केस में क्या है ना कि एक ऑप्टिमल है, दोनों ही अच्छे हैं। इस केस में ब्रोमीन का साइज़ एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा हो जाता है और जो चार्ज है वो छोटा रह जाता है, बहुत कम रह जाता है। इतना कम रहता है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो कहीं न कहीं बेकार सा नंबर एक हमें देता है, बेकार सा डाइपोल मोमेंट देता है। दैट इज़ व्हाई ये हो रहा है यहाँ पे। अगेन मैं फिर से रिपीट करूँगा इस बात को कि यार कभी भी डाइपोल मोमेंट पूछा जाए और ये एग्जाम्पल नहीं है, तो हमें सिंपल सीधे-सीधे माइनस आई इफ़ेक्ट को कंसीडर करते हुए चलना है। हमें बिल्कुल नहीं सोचना कि साइज़ बड़ा होगा, साइज़ छोटा होगा, हम केवल और केवल माइनस आई, जिसका माइनस आई ज़्यादा उसमें वो डाइपोल ज़्यादा लगा रहा होगा, एज़ सिंपल एज़ दैट। तो इस लाइन के साथ मैं इस लेक्चर को ख़त्म करूँगा और ये जो लेक्चर है, ये इस पूरे सीरीज़ का लास्ट लेक्चर है। अगले लेक्चर से हम शुरू करने वाले हैं रेजोनेंस, अगेन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टॉपिक इन एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर मैं बोलूँ तो अगर रेजोनेंस आपको नहीं आती तो फॉरगेट अबाउट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यू शुड लीव इट। जो भी करना है आप करो, आप ऑर्गेनिक समझ नहीं सकते, याद भी नहीं कर सकते, मतलब याद करना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस जो है वो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हार्ट में बसता है। जब भी हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और अगर वहाँ रेजोनेंस नहीं आया तो फिर बात जो है वो बेकार है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ही होता है रेजोनेंस से। तो
अगले लेक्चर जो है, अगले लेक्चर से एक्सट्रीमली हम इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए, जो भी पढ़ रहे हैं लोग। तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से रेजोनेंस को समझना है और बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। तो ये टारगेट के साथ अगला लेक्चर शुरू करेंगे अपन रेजोनेंस का। तब तक के लिए थैंक यू।